बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया, कंप्यूटर के ऑपरेशंस डिस्कस किए और आज हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन से पहले हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिनकी बेस पर हम कंप्यूटर्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस डिपेंड किन पर कर रही होती हैं, इन फैक्टर्स के ऊपर कर रही होती हैं। और उन फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? साइज, कॉस्ट, प्रोसेसिंग स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सटैलिटी, प्रिसीजन, रिलायबिलिटी और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स भी मौजूद हैं जिनके जरिए से हम कंप्यूटर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन कर रहे होते हैं। बच्चों, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और आपकी एक्सरसाइज में भी मौजूद है कि इनलिस्ट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो अगर आपसे पूछा गया है इनलिस्ट करने के लिए, तब आप इस तरह से 6 से 8 फैक्टर्स को लिस्ट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए डिस्कस अबाउट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्टर्स को आप वन बाय वन डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। बेहतर यह होगा कि इनलिस्टिंग की जब बात की गई है तो सिर्फ इनलिस्टिंग करें, और जब डिस्क्रिप्शन की बात की गई या डिस्कस अबाउट की बात की जाए तब आप उसकी डिटेल भी प्रोवाइड करें। तो अभी भी हम इसकी वन बाय वन डिटेल को डिस्कस करते हैं कि साइज कैसे डिफरेंशिएट करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को। तो कंप्यूटर्स में वेरी बाय देयर साइजेस, डिफरेंट साइज के कंप्यूटर्स मौजूद हैं और वो वेरी कर रहे हैं बाय देयर साइज। कैसे? अगर आप सर्वर रूम्स में चले जाएं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स आपको मिलेंगे, और अगर आप अपने पास देखें तो आपके पॉकेट के अंदर भी मोबाइल की शेप में कंप्यूटिंग डिवाइस या कंप्यूटर्स मौजूद है। अदर डिवाइसेस देख लें, पेन बेस्ड डिवाइसेस हैं, ग्लासेस हैं जिनके अंदर कंप्यूटिंग चिप्स मौजूद हैं, तो वो भी तो कंप्यूटर्स ही आ गए। तो ऐसी तमाम डिवाइसेस हमारे पास डिफरेंट साइजेस में मौजूद हैं जो कंप्यूटिंग टास्क को परफॉर्म कर रही होती हैं। द साइज ऑफ कंप्यूटर कैन बी फ्रॉम पॉकेट पीसी to the size covering large rooms. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स जो कि बहुत बड़ी जगह को घेर रहे होते हैं, वो सारे भी हमारे पास कंप्यूटर्स में ही आ रहे होते हैं। बाकी फैक्टर्स को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो आपको थाउजेंड्स रुपीज में भी कंप्यूटर अवेलेबल है, और अगर देखा जाए तो मिलियंस ऑफ रुपीज में भी कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। अगेन जो पॉकेट पीसीज हैं, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, वो सारे के सारे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में आपको मिल जाएंगे, और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि मिलियंस ऑफ रुपीज में मौजूद है, सुपर कंप्यूटर जो बिलियंस ऑफ रुपीज में मौजूद है। तो डिफरेंट कॉस्ट भी आपके पास मौजूद है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। कॉस्ट के बाद जो सबसे मेन फीचर आ जाता है या फैक्टर आ जाता है जो कंप्यूटर्स को डिफरेंशिएट कर रहा है, वो प्रोसेसिंग स्पीड आ जाता है। कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट प्रोसेसिंग स्पीड, एंड दिस स्पीड कैन बी फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, जिसे टिप्स भी कहा जाता है, टू मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, जिन्हें हम मिप्स भी कहते हैं। सो जो हमारे पास सर्वर कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह, वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इवन मोर हायर स्पीड के साथ प्रोसेसिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास पॉकेट पीसीज या डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, जिन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं, वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेटा इस तरह से आपके पास प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत
डिफर कर रही होती है और डिफरेंट टाइप्स बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती हैं प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर्स के ऊपर। देन उसके साथ साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक आता है, दैट इज एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी के अंदर कंप्यूटर्स ऑलवेज प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट्स एज द इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड। फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है कि कंप्यूटर्स कभी भी गलती नहीं करते। कंप्यूटर को जिस तरह का डाटा दिया गया होता है वो उसी तरह से उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर देता है। जो सीक्वेंस उसे बताया गया होता है उसी सीक्वेंस के अंदर उसने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को उसने फॉलो करना होता है। वो खुद से कोई गलती नहीं करता। लाइक ह्यूमन में मेक मिस्टेक while calculating or while performing their task, लेकिन कंप्यूटर खुद से कोई मिस्टेक नहीं करता। देन वर्सटैलिटी की बात कर लेते हैं। वर्सटैलिटी मींस वैरायटी ऑफ टास्क। डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं और डिफरेंट कंप्यूटर्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ कंप्यूटर्स हैं जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज हो रहे हैं, कुछ कंप्यूटर्स हैं जो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कंप्यूटर्स हैं जो होम बेस्ड एप्लीकेशंस को रन करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ टास्क है। कंप्यूटर्स के जरिए हम गेम्स भी खेल सकते हैं, कंप्यूटर्स के जरिए हम अदर कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के जरिए हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो कॉल्ड हमारे पास वैरायटी ऑफ टास्क हैं जिन्हें कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क टू मेक देम वर्सटाइल। इसके बाद प्रिसीजन आ जाती है। जहां एक्यूरेसी होगी वहां पर प्रिसीजन भी अकर करेगी, प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स मोर क्लोजर टू द एक्चुअल वन। रियलिटी बेस्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा एफिशिएंटली यूज होते हैं। कंप्यूटर्स कैन प्रोड्यूस मोर प्रिसाइज रिजल्ट्स देन ह्यूमन। जितने फास्टर होंगे, जितने बड़े कंप्यूटर्स हैं, तो वो उतने ही ज्यादा प्रिसाइज भी होंगे। डिफरेंट कंप्यूटर्स की प्रिसीजन भी डिफरेंट होती है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं और रिमेनिंग फैक्टर्स के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आ जाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मींस मेकिंग ट्रस्ट। So computer is a reliable device because computer does not make any mistake. It is more reliable than human. यही बात हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं वर्ड्स में। कंप्यूटर इज मोर रिलायबल देन ह्यूमन, इट डज नॉट मेक एनी मिस्टेक ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ओके बेटा, ये रहे हमारे पास फैक्टर्स जिनकी बेस पर हम कंप्यूटर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब हम कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किन किन कैटेगरीज में हम कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स सच एज प्रोसेसिंग स्पीड, कॉस्ट, साइज, रिलायबिलिटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी एटसेट्रा। सो बेटा, अगर हम कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर्स को मेनली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा रहा है आपकी बुक के मुताबिक। दोज आर सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। इन कैटेगरीज को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो सुपर कंप्यूटर्स को डिस्कस करने के लिए चलते हैं फर्स्ट बोर्ड की जानिब। जी बच्चों, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है सुपर कंप्यूटर्स की। सो व्हाट आर द सुपर कंप्यूटर्स? सुपर कंप्यूटर्स आर द लार्जेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव जो हैं वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। दीज आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। हम इन्हें क्यों यूज करते हैं? इनके जरिए से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जा सके। ऐसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जिनके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स इनपुट हो रहे हो और बहुत सारी आउटपुट रिजल्ट्स की भी जरूरत हो, और विद इन सेकेंड्स। बहुत क्रिटिकल कंडीशंस, क्रिटिकल सिनेरियोज के अंदर जब हमें जरूरत होती है कैलकुलेशंस की, प्रोसेसिंग की, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स यूज कर रहे होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स उन सिनेरियोज में यूज हो रहे होते हैं जिधर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हमारे रिजल्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकता है, डिफर कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर सुपर कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के साथ साथ डिजाइनिंग के लिए भी और कंट्रोलिंग के लिए भी व्हाट कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स। कौन सी हैं कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स जिनकी डिजाइनिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं? उनमें फाइटर प्लेन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स एटसेट्रा। अब बच्चों जब फाइटर प्लेन की बात करें, अगर फाइटर प्लेन ने बम्बार्डमेंट करनी है तो उसे अपना टारगेट पहले सेट करना पड़ता है, और अगर वो कंप्यूटराइज वे में सारे टारगेट सेट हो रहे हो तो उसके लिए क्या यूज होगा? सुपर कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं। फाइटर प्लेन्स जो कंप्यूटराइज वे में कंट्रोल हो रहे हैं, उनकी एग्जांपल हमारे पास ड्रोन की है। अब ड्रोन अपने टारगेट को फोकस करके उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करता है, तो ये प्रिसीजन, एंगल्स, डिफरेंट अदर फैक्टर्स को भी मेजर करता है और उसकी बेस के ऊपर डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं। सो इतने क्रिटिकल काम हमारे पास किसके थ्रू हो रहे होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू ही हो रहे होते हैं। देन मिसाइल्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स आ जाते हैं, इनकी प्रोसेसिंग, इनकी वर्किंग, इनकी मैनिपुलेशंस वगैरह के लिए भी हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स ही यूज हो रहे होते हैं। यूज फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इनके अलावा कंट्रोलिंग एंड डिजाइनिंग के अलावा और कहां यूज हो रहे हैं, किन किन पर्पसेस के लिए? ये सेकंड पर्पस आ गया कि न्यूक्लियर रिसर्च के लिए ये यूज हो रहा है। अब जो न्यूक्लियर रिसर्च है उसके अंदर क्या इफेक्ट्स होंगे, कितना एरिया कवर होगा, कितना मैग्नीट्यूड हो, सो कितनी डिस्ट्रक्शन की जा सकती है, ये सारा कुछ हमारे पास क्या सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है। कितना टाइम रिक्वायर्ड है इन तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ये भी सारा कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू ही परफॉर्म की जा रही होती है। इसके अलावा एक और पर्पस है कि वेदर फोरकास्टिंग आ जाती है। अब वेदर फोरकास्टिंग की जब हम बात कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उस पॉइंट का वेदर नहीं कैलकुलेट हो रहा होता, बल्कि उसके साथ साथ अदर रीजन्स का वेदर भी कैलकुलेट किया जा रहा होता है। सुपर कंप्यूटर्स इनके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर एक पॉइंट को ही देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट हो रही होती हैं? मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, देन एयर प्रेशर, एयर डायरेक्शन, अर्थ प्रेशर आ जाता है। फिर इसके साथ साथ अदर फैक्टर्स भी हैं जिन्हें कैलकुलेट किया जा रहा होता है। और एक दिन का नहीं, अगर आप वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं तो उसमें ये देखें कि आज के दिन का आपको वेदर पता लग रहा होता है, कल के दिन का, इवन के पूरे महीने का आपको वेदर पता लग रहा होता है कि इस नेक्स्ट मंथ के अंदर किस टाइम पर रेन एक्सपेक्टेड है, किस टाइम के ऊपर विंडी वेदर होगा, कब सनी वेदर होगा और किस टाइम से किस टाइम तक वेदर किस तरह का होगा। ये सारी कैलकुलेशंस करना, रियल टाइम एप्लीकेशंस या रियल टाइम कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं, etc. that require large amount of calculations to be executed at very high speed. अभी आपको बताया कि बहुत ही फास्टर वे में और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे के अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म की जा रही होती हैं, जिसमें सेकंड बाय सेकंड भी रिजल्ट्स वेरी कर रहे होते हैं। उनके अंदर सुपर कंप्यूटर्स को यूज करके कैलकुलेशंस और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। अब सुपर कंप्यूटर्स हैं कहां, कौन सी कंपनीज बना रही हैं? दुनिया में बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, लेकिन जो बेस्ट नोन सुपर कंप्यूटर्स हैं वो कौन कौन सी? अमेरिकन कंपनी है क्रेन कॉर्पोरेशन, और दूसरी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के नाम की कंपनी है, जो कि बेस्ट नोन सुपर कंप्यूटर्स डेवलप कर रही हैं इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में सुपर कंप्यूटर्स कहां यूज हो रहे हैं? या आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि जी लिस्ट डाउन द ऑर्गेनाइजेशंस in Pakistan in which supercomputers are being used. So in Pakistan, supercomputers are used in many organizations like Pakistan Atomic Energy Research Center,
जिसे हम KRL भी कहते हैं या पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी कहते हैं, उनके अंदर। फिर उसके साथ साथ NUST, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिकी गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, स्पार्को वेदर फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह से और भी यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं जिनके अंदर सुपर कंप्यूटर रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज हो रहे हैं। हाइब्रिड एप्लीकेशन जितनी भी आजकल बन रही हैं उनके अंदर भी सुपर कंप्यूटर्स की ही जरूरत होती है। जितनी रिसर्च हो रही कंप्यूटेशंस के अंदर वो भी सुपर कंप्यूटर्स के जरिए से ही परफॉर्म की जा रही होती है। तो बेटा ये था आपके पास सुपर कंप्यूटर्स के हवाले से। इसके अंदर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं या एमसीक्यूज बनते हैं उनमें एक एमसीक्यू ये आ गया, इसके साथ साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। ये भी एमसीक्यू है, बेस्ट नॉन ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? क्रेन कॉर्पोरेशन एंड IBM। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ सुपर कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है या आपसे चॉइसेस पूछ के एमसीक्यू भी बनाया जा सकता है। फिर इसके साथ साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में मौजूद है कि व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स या व्हाट आर द एरियाज इन विच सुपर कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड। तो उसके अंदर आप ये बता सकते हैं जो हाईलाइटेड है, फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, डिजाइनिंग एंड कंट्रोल कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स, देन न्यूक्लियर रिसर्च एरिया, वेदर फोरकास्टिंग। ये सारे के सारे हमारे पास वो तमाम एरियाज आ जाते हैं जहां पर सुपर कंप्यूटर्स इफेक्टिवली यूज हो रहे होते हैं। अब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को डिस्कस करेंगे ऑन नेक्स्ट बोर्ड। सो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बच्चों, सुपर कंप्यूटर्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए यूज हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। बच्चों लार्जर नेटवर्क्स आपने देखे हैं, बैंक्स के अंदर आपके पास कंप्यूटराइज सारा काम हो रहा है, नेटवर्क की जरूरत है। इसी तरह मोबाइल नेटवर्क्स हैं और बहुत सारे नेटवर्क्स आपके सामने मौजूद हैं। तो इन तमाम नेटवर्क्स में हमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स को मैनेज करना पड़ता है एट ए टाइम। तो उसके लिए बैकएंड के ऊपर कौन से कंप्यूटर्स अटैच होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स अटैच होते हैं और उनके जरिए से थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को मैनेज किया जा रहा होता है। जितने बड़े आपके पास नेटवर्क्स होंगे उतने ही बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या उतने ही ज्यादा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज होते हैं। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है और किस तरह हम इसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द मोर लार्जर एंड एक्सपेंसिव देन मिनी कंप्यूटर्स बट लेस देन सुपर कंप्यूटर्स। ये स्मॉलर है देन सुपर कंप्यूटर्स, लेस पावरफुल है देन सुपर कंप्यूटर्स, less expensive than supercomputers, but more expensive, more powerful, with more processing speed ये मौजूद हैं than mini computers, micro computers। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये हमारे पास more powerful, more larger than mini computers होते हैं। These require a large room to be installed with its peripherals। इन्हें बड़ी जगह चाहिए होती है, छोटे से नहीं होते, किसी एक टेबल पर नहीं आ रहे होते। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर रूम में जाएं तो बहुत सारे रैक से आप लगे देखते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं और वो सारी की सारी डिवाइसेस एक टर्मिनल के थ्रू मैनेज हो रही होती हैं। तो वो बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही इंस्टॉल्ड होते हैं। बैंक्स में या आप किसी भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं तो आपको वो मिल जाएंगे। तो इन्हें रिक्वायर्ड होता है लार्ज रूम, किसके लिए? फॉर इंस्टॉलेशन विद इट्स पेरिफेरल्स। व्हाट आर द पेरिफेरल्स? बेटा पेरिफेरल्स आर द एक्सटर्नली अटैच्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ऑल्दो तमाम की तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती ही एक्सटर्नली अटैच्ड हैं तो उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कह सकते हैं या सिंपली पेरिफेरल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनके साथ इसे इंस्टॉलेशन के लिए लार्ज रूम्स रिक्वायर्ड होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स
कैसे दूसरे कंप्यूटर से डिफरेंट हैं? बेसिकली ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही फास्टर वे में ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट भी कह लें या वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लें कि दीज सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एट अ टाइम। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और इसी तरह से आप बैंक से देख लें, जो एटीएम है सैलरी डेज के अंदर उनके हर एटीएम के ऊपर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हो रही होती है। सो इस केस में ये क्या है, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एट अ टाइम सपोर्ट कर रहे होते हैं। These are used in larger organizations, banks, universities, digital libraries and scientific laboratories, etc. अब लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, लाइक जिनके अपने सर्वर रूम्स हों, जिनके अपने नेटवर्क्स हों। फॉर एग्जांपल मोबाइल नेटवर्क कंपनीज ही आप ले लें या नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स आप देख लें कि उनके अपने क्या है नेटवर्क्स हैं, तो वो क्या यूज कर रहे होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज कर रहे होते हैं। बैंक्स एटीएम ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए बैकएंड के ऊपर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं। इन द सेम वे यूनिवर्सिटीज के अंदर एट अ टाइम नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, लैब्स चल रही होती हैं, नेटवर्क ऑपरेशंस थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स को डील कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी क्या यूज हो रहे होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो रहे होते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज को डिजिटलाइज कर दिया गया है, कहीं से भी हम उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो उनमें भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं ताकि डाटा इजीली एक्सेसिबल हो, नेटवर्क ऑपरेशन परफॉर्म होते रहें। साइंटिफिक लेबोरेटरीज एटसेट्रा के अंदर हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से मेन फ्रेम कंप्यूटर ज्यादा पॉपुलर हैं, इनके अंदर देखें तो IBM के Z इंटरप्राइज सीरीज, EC12 नाम का मेन फ्रेम कंप्यूटर, EC196, HP कंपनी का 16500 सीरीज एटसेट्रा आर पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के साथ साथ दो क्लासेस भी पढ़ी कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो कि साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए यूज हो रहे होते हैं, उनके जरिए से हाई स्पीड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करवाए जा रहे होते हैं, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एट अ टाइम मैनेज करते हैं और ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी दोनों टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।